क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया में सभी का स्वागत है। मेरा नमस्कार। आज के क्लास में हम आरंभ करेंगे हमारा हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में आपका 3 उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी की कर्मभूमि, भगवती चरण वर्मा जी की चित्रलेखा और मन्नू भंडारी जी की आपका बंटी। आज के इस क्लास में हम करेंगे प्रेमचंद जी की कर्मभूमि। ये कर्मभूमि जैसे कि आप देख सकते हैं, राष्ट्र के लिए आंदोलन करने वालों की पारिवारिक समस्याओं का सजीव चित्रण है। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने एक परिवार के अवस्था को चित्रण किया गया है। जैसे कि उस परिवार की आर्थिक अवस्था भले ही सही ना हो, लेकिन अपने राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति वो निष्ठावान थे। इस कहानी में आप बहुत ऐसे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, विषय पढ़ेंगे जो आपको हैरान कर देगी। अगर हम पहले तो पढ़ेंगे हम प्रेमचंद जी की जीवन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कहानी के बारे में, कहानी तो नहीं, उपन्यास के बारे में। और इस उपन्यास का मैं आपको कोई एक डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती, जैसे कि भोलाराम की कहानी क्या है, अशोक का फूल क्या है, दिया गया था, लेकिन इसकी नहीं दिया, मतलब इस उपन्यास का आपको डिटेल्स में नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि ये आपका 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 5 भागों में बटा हुआ है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। और अगर मैं बोलूं प्रथम भाग में, भाग 1 में कुल 18 अध्याय है। उसी तरह मैंने लिस्ट बना दिया है। ठीक है, किस भाग में कितने? पहले भाग में 18 अध्याय है, दूसरे भाग में 7 अध्याय है, तीसरे भाग में 12 अध्याय है, चौथे भाग में 10 अध्याय है। इतने ऐसे बहुत सारे अध्याय हैं। इसलिए हम इन अध्यायों के बारे में ना पढ़कर केवल पढ़ेंगे कर्मभूमि किस विषय वस्तु पर रचा गया है, कर्मभूमि का सारांश क्या है और प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में। अगर हम देखें तो जो ये मुंशी प्रेमचंद जी का कर्मभूमि है वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। अगर आपको पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है मुंशी प्रेमचंद जी का, तो कर्मभूमि। इसमें आप देख सकते हैं नायक के, ठीक है, अगल बगल में 2 महिलाओं को। ये कहानी नारियों के ऊपर भी है, किस तरह नारियों का शोषण हुआ करता था, उनको वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता था, उनके साथ कितना अन्याय होता था, और उसके साथ ही ये उस समय के किसानों की अवस्था भी वर्णन करता है। ये उपन्यास उन्होंने आंदोलन के समय लिखा था, जबकि भारत में ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन चल रहा था। इस वजह से ये उस समय का राजनीतिक सामाजिक अवस्था को भी चित्रण करता है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखा है? सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कर्मभूमि है। उसी तरह आपको पूछा जा सकता है सर्व प्रसिद्ध, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था प्रेमचंद जी का, वो उपन्यास क्या है? वो है गोदान। जैसे कि हम देखेंगे कि नारियों के ऊपर भी ये प्रेमचंद जी की कर्मभूमि लिखी गई है। चलिए पहले उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्स पीडीएफ में है, आप पीडीएफ से डिटेल्स पढ़ेंगे। हम यहाँ पर हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में। कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। ये एक यथार्थवादी उपन्यास है। यथार्थवादी क्या होता है? यथार्थवादी का मतलब है इसमें जो प्रत्येक पात्र होते हैं, ठीक है, वो यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक का उदाहरण देते हैं। हर एक चरित्र के मस्तिष्क में अपनी अपनी अलग अलग सोच है, अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, और उन धारणाओं पर वो सशक्त हैं, वो स्थिर हैं। जो सोचता है उसी को सच मानता है, ना ही किसी दूसरे से प्रभावित होता है। ये जो कहानी है वो, इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। 1932 को इसका प्रकाशन हुआ था। आपको पूछा जा सकता है स्वाधीनता के आंदोलन के वक्त लिखा गया कौन सा उपन्यास है? वो है कर्मभूमि। स्वाधीनता आंदोलन के समय ये उस समय की समस्याओं को उठाता है ये उपन्यास। इसके अनुसार मध्य वर्ग और निम्न वर्ग
परिवारों की जो समस्याएं होती हैं वो राष्ट्रीय समस्या के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि साधारण दौर पे हम देखें तो हमारे देश में अमीरों से ज्यादा मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। हम जिसे निजी समस्या समझते हैं, प्रेमचंद उसे एक व्यापक समस्या समझते हैं। इस कर्म भूमि का अगर हम सारांश देखें तो ये नायक अमरकांत और उसके परिवार से शुरू हुआ है। नायक अमरकांत और उसके परिवार। जब हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सारी रोचक रोचक बातें आपको पता चलेगी। चलिए पहले आरंभ करते हैं प्रेमचंद जी के जीवन से। चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद जी की रची हुई उपन्यास कर्मभूमि। इसके बारे में यानी प्रेमचंद जी के बारे में सबसे पहली बात आपको याद रखना चाहिए उनका असल नाम। ठीक है, असल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और निधन 8 अक्टूबर 1836 को। वे 56 की उम्र में उनका निधन हुआ था। उनके माता जी का नाम आनंदी देवी और पिता मुंशी अजय वराय थे। उनका जन्म स्थान क्या था? वाराणसी, जिला उत्तर प्रदेश स्टेट में ये पड़ता है। ठीक है, हम या फिर कह सकते हैं स्टेट उत्तर प्रदेश, जिला वाराणसी और गांव है लमही। उस लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनके रचनाओं के लिए उन्होंने अपना एक छद्म नाम बनाया जो कि है प्रेमचंद, और प्रेमचंद के नाम से ही उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को रूप दिया। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार थे एवं विचारक भी थे। उनके पिता डाक मुंशी थे। लमही में ही जो उनका गांव था उसी गांव में उनके पिताजी लमही में डाक मुंशी थे, इसीलिए उनको मुंशी बाबू कहा जाता था। और मुंशी अजय वराय है, मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, उनके नामों के आगे मुंशी लगाया जाता है। ये मचंद नहीं है, मुंशी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मुंशी प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। देखिए, वो लिखते हिंदी और उर्दू में थे, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? फारसी से। इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौन से भाषा में हुई थी? वो है फारसी। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा, ये एक गुरुत्वपूर्ण आपका है पॉइंट, आप ध्यान रखेंगे। वो कहते हैं जब वे 7 साल के थे, कौन? प्रेमचंद यानी कर्मभूमि के रचयिता। जब वो 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। जब वो 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। और उनके माता के, ये भी कहा जाता है कि उनके माता के मृत्यु के बाद उनके पिताजी की दूसरी शादी भी हुई थी। उनकी सौतेली माँ से उनको अत्याचार भी सहने पड़ते थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद अपने शादी के फैसले पर पिता के बारे में वो लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर तो खाई, स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबा दिए और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। उनके बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उनका पहला विवाह प्रेमचंद जी का 2 बार, जैसे उनके पिताजी की 2 बार शादी हुई थी उसी तरह उनकी भी 2 बार शादी हुई थी। उनको बचपन से ही पढ़ने का बहुत रुचि था। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिलिस्मी ए खुशरुवा पढ़ लिया। ठीक है, ये इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट 1 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसका। ये कुछ एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं। अभी यहां से पढ़िए। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ था। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ था, जो कि एक बाल विधवा थी। जब उनकी दूसरी शादी शिवरानी देवी से हुआ तब शिवरानी देवी बाल विधवा थी। अब ये शिवरानी देवी, इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने, शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंद जी के ऊपर एक आत्मजीवन लिखा। ठीक है, उनके जीवनी के बारे में लिखा। उसका नाम क्या था? प्रेमचंद घर में। हम देखेंगे प्रेमचंद जी के ऊपर टोटल 3 लिखे गए हैं। उनके 3 आत्मजीवन के बारे में लिखे गए हैं, अलग अलग लेखकों ने लिखे हैं। उनमें से एक है प्रेमचंद घर में, जो कि लिखा है उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी देवी ने। शिवरानी देवी सुशिक्षित महिला थी,
जिन्होंने कुछ कहानियों और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। ये जो प्रेमचंद घर में, वो प्रेमचंद जी के ऊपर रची हुई थी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। ये बात की भी आपको जानने की जरूरत नहीं, मतलब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने हालांकि डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे दिया है, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, लेकिन कौन से बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताते जाऊंगी पढ़ते हुए। उसके बाद उनकी शिक्षा के बारे में दिया गया है, आप चाहे तो उनकी शिक्षा के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये जो बीच वाला सेक्शन है उनकी शिक्षा के बारे में है, आप पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। उनकी रचनाओं में उपन्यास थे, कहानियां थी, नाटक थे, ठीक है। उनका सर्वप्रथम उपन्यास है सेवा सदन, जो कि हिंदी में प्रकाशित हुआ था। आपको पूछा जाएगा हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास सेवा सदन कब हुआ था? 1918, ठीक है। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। यह मूल रूप से उन्होंने बाजार हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। चलिए इसके बारे में आपको जानने वाली क्या क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। पहला जो उपन्यास जो कि हिंदी में प्रकाशित हुआ वो है सेवा सदन 1918। इसको भी याद रखना है, बाकी किसी का रखो या ना रखो, लेकिन सेवा सदन का आपको याद रखना है, 1918 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेवा सदन उन्होंने पहले बाजारे हुस्न नाम का उर्दू में लिखा था। माफ कीजिए, प्रेमचंद जी ने पहले उर्दू में बाजारे हुस्न लिखा था, ठीक है, जो कि स्त्री समस्याओं के ऊपर आधारित था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया, जो कि है सेवा सदन। उसको फिर से हिंदी में लिखा, जिसको नाम दिया सेवा सदन। और बाजारे हुस्न प्रकाशित होने से पहले ही सेवा सदन प्रकाशित हो गया, ठीक है। तो आपको यह पूछा जाएगा सेवा सदन कहानी का उर्दू में लिखा जाने वाला उपन्यास कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बाजारे हुस्न। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेवा सदन बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया था, लेकिन छपा कौन सा पहले? हिंदी वाला छप गया, ठीक है। उसके बाद आया प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम 1922 को वो छपा था। यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। अब बारी आई, देखिए पहले तो जिसमें भी आपको पहला वाला वर्ड मिल जाता है उसको हमें याद रखना है। पहली हिंदी उपन्यास कौन सी है? सेवा सदन। पहली उपन्यास जो कि किसान के ऊपर लिखी गई है, किसान के जीवन के ऊपर, वो है प्रेमाश्रम, ठीक है। इसका मौसदा भी पहले उर्दू में गोशाए अफियात नाम से तैयार हुआ था। तो ये भी पहले उन्होंने उर्दू में लिखा था और उसका नाम था गोशाए अफियात, ठीक है, गोशाए आफियात। और गोशाए अफियत को उन्होंने हिंदी में प्रेमाश्रम नाम में फिर से लिखा, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। प्रेमचंद जी ने पहले बाजारे हुस्न लिखा, उर्दू में उसको फिर से हिंदी में लिखा सेवा सदन, और हिंदी वाला पहले छपवाया। उसी तरह प्रेमाश्रम भी उन्होंने गोसाए आफियत नाम से पहले उर्दू में लिखा था और दूसरा किसानों के ऊपर वही उसी उपन्यास को हिंदी में लिखा प्रेमाश्रम के नाम से, और प्रेमाश्रम को पहले छपाया। उसके बाद आई रंगभूमि। इसमें प्रेमाचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी का साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। रंगभूमि, इसका जो 1925, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया निर्मला। यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। अनमेल विवाह, जैसे कि आपका एक मुहावरा, एक कथा है जो बोलते हैं लंगूर के हाथों, ठीक है, लंगूर के हाथों में हूर, जो योग्य नहीं है उससे एक बहुत बड़ी चीज मिल जाना। ये अनमेल विवाह क्या है? जो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जो एक दूसरे के लिए सही नहीं हो सकते, तब वो सब नहीं देखा जाता था। बस देखा जाता था तो एक पुरुष के लिए एक महिला चाहिए, एक महिला के लिए एक पुरुष, और विवाह करा दिया जाता था। उनके उम्र में भी बहुत अंतर होता था। तो उस समस्या के ऊपर लिखा था निर्मला।
फिर आया गवन। उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गवन, जलपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक पारिवारिक उपन्यास है। फिर आया कर्मभूमि। कब रिलीज हुआ, मतलब कब छपा था? 1932 को। कर्मभूमि 1932 और सेवा सदन 1918, ये दोनों आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अच्छा, तो ये कर्मभूमि किसके लिए लिखा गया है? यह अछूत समस्या, जो छूत अछूत की बात होती थी उसके ऊपर, उनका मंदिर में प्रवेश तथा किसानों को लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। कर्मभूमि में उन्होंने नारियों के प्रति हो रहा अत्याचार के बारे में भी बोला है, किसान के प्रति हो रहे अत्याचार के बारे में भी बोला है, और छूत अछूत की समस्या के बारे में भी बोला है। हम देखेंगे कि कर्मभूमि उपन्यास की समस्या क्या क्या है, किस किस समस्याओं के ऊपर वो आधारित है, क्योंकि आपका एक सवाल ये हो सकता है, निम्नलिखित कौन सी समस्याओं के ऊपर कर्मभूमि उपन्यास आधारित है। उसके बाद आया गोदान। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, क्योंकि उसके बाद उनका देहांत भी हो जाता है। उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास, एक पूर्ण उपन्यास भी है, एक अपूर्ण उपन्यास भी है। मैंने आपके लिए वो लिस्ट भी लगा रखी है, मतलब यहाँ पर लाई हूँ, जिसमें कौन सा उनका अंतिम उपन्यास है, कौन सा उनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास है, कौन सा उनका अंतिम कहानी है, और क्या उनका अंतिम नाटक है, वो सब लिस्ट में लाई हूँ। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। अब देखिए, अब हुआ ये कि गोदान आपका किसानों के ऊपर लिखा गया एक रचना है, और प्रेमाश्रम भी आपका किसानों पर लिखा गया किसानों के ऊपर आधारित एक रचना उपन्यास है। इसलिए आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कौन सा उपन्यास किसानों के ऊपर लिखी हुई पहला उपन्यास है। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रेमाश्रम। हम पढ़ रहे थे गोदान के बारे में। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ, और यही एक उपन्यास है जो कि सर्वप्रसिद्ध है। सर्वप्रसिद्ध उपन्यास अगर कोई है प्रेमचंद जी का, तो वह गोदान। मतलब राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इस उपन्यास की सराहना की गई है। इसलिए माफ करिए, इसलिए इसका प्रकाशन का साल भी हमें याद रखना है, 1936। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हमारा कर्मभूमि, लेकिन सर्वप्रसिद्ध उपन्यास जिसको लोगों के द्वारा ज्यादा पसंद किया गया, वो है गोदान। उसके बाद आई प्रतिज्ञा। यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। और अंत में आया मंगलसूत्र। देखिए, ब्रैकेट में लिखा गया है अपूर्ण, यानी मंगलसूत्र प्रेमचंद जी की अंतिम अपूर्ण उपन्यास बन गई। इसको पूर्ण करने से पहले ही उनका निधन हो गया। यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, हमने उनके 3 संतानों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें 2 पुत्र थे और एक कन्या थी। उनमें से जो उनके पुत्र अमृत राय थे, उन्होंने मंगलसूत्र को पूरा किया। तो अमृत राय, आपका एक सवाल बन जाता है, उनके कौन से संतान ने अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा किया? तो हो जाएगा अमृत राय। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष के बाद, यानी 1948 में हुआ। ठीक है, चलिए, अब वो क्या क्या कहानी लिखते हैं। उपन्यास तो हमने देख लिया, उन्होंने क्या क्या उपन्यास लिखे हैं और कौन सा उपन्यास कौन से विषय वस्तु के ऊपर आधारित है। अब हम देखेंगे कहानी। देखिए, हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ कहानियां लिख दिया है, ठीक है, मैंने कुछ लिख दी है कहानियां, लेकिन उनकी कहानी 300 से भी अधिक है। इसलिए पूरा सारे के सारे कहानियों का नाम दे पाना तो संभव नहीं है। इसलिए कुछ कहानी आप याद रख लीजिए, जिससे आपके एग्जाम के लिए आपका काम हो जाएगा। एक है पूस की रात, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी और 2 बेलों की कथा। इस तरह से उन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी है। तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी और 2 बेलों की कथा।
लेकिन कहानी संग्रहालय में उन आपको याद रखना है कितने 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 कहानी संग्रहालय हैं और क्या है। ठीक है, कुल मिलाकर 8 कहानी संग्रह है उनका। कितना है? 8 संग्रह है। सबसे पहले हम देखेंगे सप्त सरोज के बारे में। सप्त सरोज प्रेमचंद्र जी के कहानियों का एक भंडार। कहानी संग्रह का मतलब क्या होता है? उनके बहुत सारे कहानियों को एक किताब में रख देना और उसको एक अलग नाम दे देना। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, आ सकता है ये एग्जाम में। 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। सप्त सरोज में प्रेमचंद की, ये याद रखिए, 7, इसलिए इसका नाम है सप्त सरोज। सप्त यानी 7 से याद रखिए। सप्त सरोज कहानी संग्रह में उनका जो प्रेमचंद जी की 7 कहानियां है, संकलित है, मतलब 7 कहानियों को जगह दी गई है। क्या क्या है? वो है बड़े घर की बेटी, दूसरा है सौत, तीसरा है सज्जनता का दंड, चौथा है 5 परमेश्वर, छठा है नमक का दारोगा और 7वां है उपदेश तथा परीक्षा। उपदेश तथा परीक्षा, ये पूरा। ठीक है, सप्त सरोज। इन सप्त सरोज में उनको इन सप्त सरोज कहानी के संग्रह में 7 कहानियों को जगह दी गई है। कौन सी कहानी याद रखिए, क्योंकि आपको ऐसा सवाल आ सकता है इनमें से कौन सी कहानी सप्त सरोज में है या सप्त सरोज संग्रह में नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, याद रखिए। उसके बाद दूसरा आया नवनिधि। सप्त सरोज से याद रखिएगा 7, उसी तरह नवनिधि से याद रखिए 9। यह प्रेमचंद जी की 9 कहानियों का संग्रह है। जैसे क्या क्या है इसमें? राजा हरदौल, रानी सारंध्या, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात, ममता और पछतावा। उसके बाद प्रेम पूर्णिमा एक उनका संग्रह, उसमें उनके कुछ कुछ कहानियां हैं। प्रेम 25, वो भी एक है। प्रेम प्रतिमा और प्रेम द्वादशी। ठीक है, प्रेम के नाम से ये 4 संग्रह उनका है। और ये भी कहा जाता है कि उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, उनके रचनाओं के लिए उस समय को प्रेम युग, प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। उनके और एक कहानी संग्रह है समर यात्रा। क्या है? समर यात्रा। पहले आ गया सप्त सरोज, दूसरा आ गया नवनिधि, और अब आपको याद रखना है समर यात्रा। इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11, लेकिन कैसी, राजनैतिक कहानियां। जो पहले होती थी वो राजनैतिक नहीं थी, समर यात्रा में राजनीतिक कहानियां हैं। कितने हैं? 11। तो इस राजनीतिक शब्द से आपके लिए एक नया सवाल उठ गया कि कौन सा कहानी संग्रह राजनीतिक कहानियों से बना है, तो हो जाएगा समर यात्रा। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि। तो आपको क्या याद रखने हैं? समर यात्रा 11 राजनीतिक कहानियों का एक संकलन है, राजनीतिक, याद रखिए। और अंत में आता है मानसरोवर। 8वां संग्रह क्या है? मानसरोवर। भाग 1 व 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। कितने? उनकी कहानियों को मानसरोवर में 8 भागों में प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये था कहानी का संग्रह। अब देखेंगे नाटक। ये नाटक आप पढ़ सकते हैं, कौन से नाटक का विषय वस्तु क्या है। उन्होंने संग्राम लिखा था। यह कहानी के मध्य व्याप्त कुर्तियां तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज ना चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है संग्राम। पहले तो खर्चा कर लो और उस खर्चे को संभालने के लिए फिर कर्ज करो। ठीक है, उसके बाद आया करबला, प्रेम की बेदी। ठीक, अच्छा, ये जो रेड मार्क दिया गया है ना, उसको ध्यान से पढ़िए। रेड मार्क प्रेमचंद के कुछ निबंधों की सूची जो कि दी गई है। क्या क्या है? पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, निबंध भी उन्होंने कुछ लिखे हैं। कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदू उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान। ये है उनके निबंध। और ये जो वाली बात है, ये आपको
ध्यान देने में ज्यादा। मैं इसको MIMP लिख देती हूँ। आप लोग इंपॉर्टेंट को IMP लिख देते हैं, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट को MIMP लिख देती हूँ। प्रेमचंद की 3 जीवन परख पुस्तकें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैंने ये लिख भी दिया है कि प्रेमचंद जी के बारे में आप जो पढ़ रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानने वाला पॉइंट है कि उनके जीवन के बारे में 3 जीवनी परख लिखे गए हैं पुस्तकें, 3 पुस्तकें। प्रथम पुस्तक है प्रेमचंद घर में, ठीक है, 1944 को लिखा गया था, मतलब प्रकाशित हुआ था। किसने लिखा था? उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी देवी, ठीक है, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के घरेलू प्रश्नों को उजागर किया है। चलो, अब ये जो लाइन है उसको आपको पढ़ने की या फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका दोबारा संस्करण कैसे हुआ, संशोधन कैसे हुआ, जरूरत नहीं। दूसरा बुक है प्रेमचंद कलम का सिपाही। पुस्तक का नाम क्या है? प्रेमचंद कलम का सिपाही। और इसको किसने लिखा था? प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय। अब ये अमृत राय वही अमृत राय है जिन्होंने की उनके अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है? यह प्रेमचंद बृहद जीवनी है जिसे प्रामाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पुत्री का बहुत उपयोग किया है। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए कि पहला प्रेमचंद घर में उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा था, और प्रेमचंद कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। उसके बाद आया कलम का मजदूर प्रेमचंद, एक और पुस्तक है उनके जीवन के बारे में, कलम का मजदूर प्रेमचंद। इसको किसने लिखा था देखेंगे? रामविलास शर्मा जी के अनुसार, ठीक है, ये लिखी गई थी, किंतु उसका प्रकाशन बाद में किया गया था। मदन गोपाल द्वारा रचित यह जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण में प्रकाशित हुआ। किसने लिखा था? मदन गोपाल, याद रखिए, मदन गोपाल जी ने लिखा था कलम का मजदूर प्रेमचंद। प्रेमचंद के परिवार के बाहर के व्यक्ति द्वारा रचित जीवनी है जो प्रेमचंद संबंधी तथ्यों का अधिक तटस्थ रूप से मूल्यांकन करती है। अब ये 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, 4, 5, 6 बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। पहला, कितने उनके जीवन के ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी गई थी? 3 पुस्तकें। दूसरा, कौन कौन? एक है प्रेमचंद घर में, दूसरा प्रेमचंद कलम का सिपाही, तीसरा कलम का मजदूर प्रेमचंद। तो क्या आ सकता है, ऐसा कैसा सवाल आ सकता है? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी के जीवन के ऊपर है, आधारित है या फिर आधारित नहीं है, ऐसा करके आ सकता है। दूसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा है उनके प्रकाशन का समय। प्रेमचंद घर में कब प्रकाशित हुआ था? 1944 को हुआ था। प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये कब है? ये 62 को हुआ था, 1962 को हुआ था, ठीक है। फिर कलम का मजदूर प्रेमचंद, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1964। 3 हो गया। ये कब प्रकाशित हुआ था वो पूछ सकता है। अब 3 के बाद अब होता है चौथे में पूछा जा सकता है किसने लिखा? प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, प्रेमचंद कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय, और कलम का मजदूर प्रेमचंद, उसको लिखा है मदन गोपाल जी ने। हो गया। अब आया 5वां सवाल, जो कि मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक या फिर निम्नलिखित में से प्रेमचंद के जीवन के ऊपर आधारित कौन सा पुस्तक उनके रिश्तेदारों के द्वारा लिखा गया है या फिर लिखा गया नहीं है, ठीक है। तो जो पहले वाले 2 हैं वो तो उनके अपने ने लिखा है, पत्नी ने और पुत्र ने, लेकिन जो कलम का मजदूर प्रेमचंद है वो उनके किसी अपने ने नहीं लिखा, उनके किसी संबंधी ने नहीं लिखा, बाहर वाले ने लिखा है। तो ये भी सवाल आपका आ जाता है, ठीक है। तो प्रेमचंद जी के जीवन से ही इतना सारा सवाल आ सकता है कि आपको उनके जीवन कहानी को, उपन्यास को पढ़ने के साथ साथ जीवन को भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आया स्मृतियां मतलब प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य के और जो अवदान था उसके लिए उनके लिए कुछ स्मृतियां बनवाई गई। क्या क्या देखेंगे? प्रेमचंद जी की स्मृति में भारतीय डाक तार, क्योंकि उनके पिता एक डाक मुंशी थे, डाक तार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया था। दूसरा, गोरखपुर के, ये नीचे आना चाहिए था, मैंने शायद एडिटिंग में नहीं लाया, मैं उसको लाने वाली थी, आई थिंक वो रह गया, और क्या करूं, छोड़िए। डायमंड्स तो है, उसको रेड डायमंड्स है, जो रेड डायमंड 1 पॉइंट, ठीक है। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे
वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। तो उनके लिए जो स्मृतियां क्या क्या बनाया गया, एक तो 30 पैसे मूल्य का डाक टिकट, 30 रुपए नहीं 30 पैसे का डाक टिकट बनवाया गया, और दूसरा जिस स्कूल में वो शिक्षक थे वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान बनाया गया, स्थापना की गई। और आखिरी में एक देखिए मूर्ति वाराणसी में गांव में प्रेमचंद के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्था बनाया जाएगा। ये एक घोषणा की गई है सरकार की ओर से, प्रेमचंद की उनकी आने वाली सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि उनके लिए क्या बनाया जाएगा, अध्ययन संस्थान एक बनाया जाएगा। उन्होंने अपने दौर में सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं के लिए लिखा था, जिसमें जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा, ये सब पत्रिका थे। ये सब होते हैं पत्रिका के नाम, ठीक है। इन सब पत्रिकाओं के लिए उन्होंने लिखा था। तो आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित कौन से पत्रिकाओं के लिए प्रेमचंद जी लिखा करते थे, ठीक है, या नहीं लिखते थे, वो भी पूछा जा सकता है। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण और हंस का संपादन भी किया था और प्रकाशन भी किया था। ये जो जागरण और हंस है उन्होंने इसको संपादन और इसका प्रकाशन करने के लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस को खरीद लिया था, एक और व्यक्ति के मदद से उन्होंने, और हम ऐसा बोल सकते हैं उनके एक पार्टनर के साथ मिलकर उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीद लिया था। और उस सरस्वती प्रेस में उन्होंने जागरण नाम का एक साहित्यिक पत्रिका और हंस नाम का एक साहित्यिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। लेकिन ये जो प्रेस है उनसे उनको कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ और नुकसान होने के कारण बाद में प्रेमचंद जी को ये प्रेस बेचना पड़ा। ये बात एक जो MIMP है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये कैसी कहानी है, ये मतलब ये उपन्यास कैसी उपन्यास है, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उपन्यास है। मतलब आप समझिए या ना समझिए, लेकिन वर्ड को याद रखिए, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कैसी उपन्यास है, यथार्थवाद। यथार्थवाद उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है, यानी वो मनोविज्ञान के ऊपर, लोगों की साइकोलॉजी कैसी होती है उसके ऊपर आधारित करते थे, और ये दूसरों का नजरिया जो ये बताते थे वही उनकी विशेषता थी, उनके रचनाओं की विशेषता थी। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में ये जो समय सीमा है 1918 से लेकर 1963 तक, नहीं 36 तक, उल्टा पढ़ रही हूँ, 1936 तक उनका जीवन काल, ठीक है, उनका जीवन काल जो था उसको प्रेमचंद युग, देखिए आ गया, प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। अच्छा, अब मैंने जो बोला था कि उनकी अंतिम रचनाएं क्या क्या है, ये भी है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। उनकी अंतिम निबंध क्या है, महाजनी। अंतिम व्याख्यान क्या है, साहित्य का उद्देश्य। अंतिम कहानी है कफन, और अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है। अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, जिसको कि किसने पूर्ण किया था, अमृत राय ने, उनके पुत्र अमृत राय ने। चलिए, अब यहां तक हो गया हमारे प्रेमचंद जी के जीवन के ऊपर। अब हम आ जाएंगे हमारी जो चर्चा का विषय, मुख्य विषय है कर्मभूमि उपन्यास, उसके ऊपर। इस उपन्यास को 5 भागों में भाग कर दिया गया है, कुल 5 भाग हैं इसके। प्रथम भाग में 18 अध्याय है, दूसरे भाग में 7 अध्याय है, तीसरे भाग में 12 अध्याय है, चौथे में 8 और 5वें में 10। ठीक है, तो आप चाहें तो कौन से भाग में कितना अध्याय है वो याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो आपका लकी पॉइंट 1 मिल जाएगा, नहीं आया तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब इस उपन्यास को लिखने का उद्देश्य, कर्मभूमि की रचना में प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन का अंकन करते हुए अछूतोद्धार, नारी स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम, स्वाधीनता आंदोलन की भावनाओं को मुखरित करना रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में और थोड़ा मैंने कर्मभूमि के बारे में दे दिया गया है। उसका नायक कौन था, अमरकांत था। ठीक है, वो एक अस्थिर गांधीवादी था, गांधी जी के विचारों का वो सम्मान करता था। अब इसका उद्देश्य कुछ और भी है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने परिस्थितियों के घात प्रतिघात के बावजूद व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग का संदेश दिया है। ये जो कर्मभूमि की कहानी है उपन्यास की, इसका विषय है कि एक परिवार जो कि आर्थिक रूप से स्वच्छल नहीं है, फिर भी अपना कर्म करता जा रहा है और अपना जो राजनीतिक दायित्व उसको निभाता जा रहा है, उसके बारे में ये उद्देश्य है। उसकी मूल समस्याएं, अच्छा ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाली पॉइंट बन जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या कर्मभूमि उपन्यास के अंतर्गत है या फिर नहीं है। इसमें जमीन की समस्या बताई गई है,
लगान कम करने की समस्या के बारे में बताया गया है, खेतीहर मजदूरी की समस्या के बारे में बताया गया है, अछूतों के मंदिर में प्रवेश करने की समस्या, नारी की असुरक्षा की समस्या, पत्नी के समान अधिकार की समस्या। इन समस्याओं के आधार पर ये रचना मतलब ये उपन्यास लिखा गया है। इसमें कौन कौन से चरित्र है, मुख्य चरित्र है? अमरकांत है जो कि नायक है, सुखदा है जो कि नायिका है, समरकांत है जो कि अमरकांत के पिताजी है। देखिए, समरकांत अमरकांत, कंफ्यूज मत होइए। समरकांत पिताजी है, अमरकांत नायक है। समरकांत के कॉलेज अमरकांत के कॉलेज में फीस देने की आखिरी डेट आ गई थी और उनके पिता समरकांत जी पैसे नहीं दे रहे थे। इस कारण के चलते अमरकांत और समरकांत यानी पिता और बेटे के बीच में थोड़ा मनमुटाव होने लगा और अमरकांत अपने किसी दोस्त के मदद से वो पैसे भरते हैं। रुक्मिणी देवी है जो सुखदा की माँ है। सुखदा कौन है? नायिका। नैना है जो अमरकांत की बहन है। मुन्नी है जो कि गांव की लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था। सलीम है जो कि अमरकांत का दोस्त है। सकीना है अमरकांत जिसके प्रति अनुरक्त था। ये सलीम वही है जिससे पैसे लेकर अमरकांत ने कॉलेज की फीस बांधी थी। थोड़ा देख लेंगे उसके विषय वस्तु के बारे में। उसकी कहानी को मैंने छोटा करके आप लोगों को दिया है, आप उसको पढ़ के, क्योंकि ये तो 5 भागों में है ना, इतना सारा अध्याय आप सब नहीं पढ़ सकते, तो टोटल क्या हुआ था स्टोरी कहानी वो समझ लेना। और काले खां चोरी का सामान बेचने वाला वो एक चरित्र है। प्रो शांति कुमार जो कि अमर के गुरु है, ठीक है, अमरकांत के गुरु हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कर्मभूमि के नायक अमरकांत के पिता का नाम क्या था, बहन का नाम क्या था, अमरकांत के गुरु का नाम क्या था, अमरकांत किसके प्रति अनुरक्त था, अमरकांत का दोस्त कौन था, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर कर्मभूमि के नायिका के माँ का नाम क्या था, ये सब भी पूछा जा सकता है, याद रखिए। उपन्यास में और भी पात्र हैं जो प्रसंगवश आए हैं, जिनके माध्यम से कथानक को उसके चरम बिंदु तक पहुंचाया गया है। सेठ धनीराम चौधरी गुदर, पठानिन, मिस्टर घोष आदि कई पात्र हैं। प्रेमचंद इन पात्रों के माध्यम से समाज का यथार्थ रूप सामने लाते हैं और चरित्र परिवर्तन द्वारा समाज में आदर्श की स्थापना करते हैं। जो समरकांत मानवता का शोषक था वह अंत में समाज सेवक बन जाता है। तो इसका मतलब ये बोलते हैं जो अमरकांत के पिताजी थे समरकांत, वो पहले शोषक थे, लेकिन बाद में उपन्यास के अंत होते होते वो समाज के सेवक बन जाते हैं। यही है इस कहानी का मुख्य धार कि कैसे अच्छी बातों से, अच्छे वातावरण से लोगों के चरित्रों में, लोगों के चिंताधाराओं में परिवर्तन आ सकता है। काले खां जिसका जीवन हत्या व अपराध में बीतता है, वो भी अंत में हीन कर्मों से संन्यास ले लेता है। उपन्यास का पात्र सलीम जो शासन और अधिकार के मध्य में निरीह जनता मतलब जो मासूम लोग होते हैं, निरीह, ठीक है, जिसको हम उड़िया में निरीह भी बोलते हैं, निरीह जनता को दमन की चक्की में पिसता है, वह अंत में उन्हीं का रखवाला बन जाता है। धनीराम भी अंत में मनुष्यता की सेवा करता है और उसके कारण ही सबकी रिहाई होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पात्रों की योजना प्रेमचंद ने परिस्थितियों के अनुकूल ही किया है। ग्रामीण व शहरी पात्रों की कहानी को एक चरम बिंदु पर लाकर समाप्त किया है। यह इस उपन्यास की विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। अब यथार्थवादी का यही है कि वो बताते हैं कि लोगों का मनोविज्ञान कैसा है, कि वो पहले क्या थे, बाद में क्या हो सकते हैं। कहानी का सारांश अगर हम देखें तो कर्मभूमि उपन्यास का प्रारंभ अमरकांत के स्कूल की फीस ना भर पाने की व्यवस्था से प्रारंभ होती है। स्कूल फीस वो नहीं भर पा रहे थे अमरकांत। सलीम उसका मित्र जो उसकी फीस देता है। फीस ना भर पाने की वजह अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत के बीच चल रहा मनमुटाव है। उनके बीच मनमुटाव चल रहा था, इसलिए उनके पिताजी ने पैसे नहीं दिए। दोनों के विचारों में काफी अंतर है, पर उन्हें जोड़ने का काम नैना करती है। नैना कौन है? जो कि अमरकांत की सौतेली बहन है। हम सबके घर में ऐसा होता है कि पिताजी और जो भाई होते हैं, बेटे, उन दोनों के बीच स्नेह प्रेम का भाव तो होता है, लेकिन बातचीत कम होती है। और हर घर में आप देखिए उस बातचीत का माध्यम बहन या माता बनती है। उपन्यास की कथा में नया मोड़ तब आता है जब अमरकांत की शादी सुखदा से होती है। लाला समरकांत की इच्छा अनुसार सुखदा भी अमरकांत को दुकान पर काम करने के लिए कहती है, क्योंकि लाला समरकांत ऐसा चाहते थे। अमरकांत जब दुकान पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करता
वह काम करते उसका परिचय काले खां से होती है। वो दुकान पर बैठ कर ही अपनी पढ़ाई करते थे। जो चोरी का सामान बेचने समरकांत के पास आता था, वहां उसकी मुलाकात पठानीन, जो सकीना की दादी है, उससे होती है, जिसे लाला समरकांत जीवकोपार्जन हेतु 5 रुपए महीना देते थे। महीने में 5 रुपए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए। इन दोनों चरित्रों पठानीन और काले खां को देखकर अमरकांत के मन में पिता के लिए एक और सम्मान बढ़ता है। वही दूसरी ओर उन्हें निकृष्ट कोटि का काम करने वाला समझने लगता है। उनको लगता है कि जिनको जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, उसको थोड़ा पैसा दे पा रहे हैं तो सम्मान भी आ रहा है, लेकिन किस काम के लिए दे रहे हैं वो देखकर निंदा भी हो रहा है। पठानीन के जरिए शकीना से मुलाकात होती है और उनकी नजदीकियां भी बढ़ती हैं। सुखदा को त्याग कर अमरकांत शकीना से विवाह करना चाहता है। आपने शुरुआत में ही देखा है, अमरकांत के दोनों तरफ 2 महिला। ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि प्रेमचंद जी ने इस विषय को अपने जिंदगी में भोगा है। उनकी पहली माता के मृत्यु के बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी की, प्रेमचंद जी ने दूसरी शादी की। तो ये जो 2 पत्नियों का मामला है वो पहले से भोगते आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उसी कहानी को यहां पर भी जगह दिया है। सुखदा को त्याग कर अमरकांत सकीना से विवाह करना चाहता है। यह सब कुछ अचानक नहीं होता। सुखदा और अमरकांत 2 भिन्न प्रवृत्ति के थे। अब यहां पर आ गया अमेलक विवाह, जो कि जिसकी जोड़ी जिसके साथ नहीं बनना चाहिए वो भी अगर बन जाए तो जो उसका निष्कर्ष होता है, ठीक है, दुखदायक ही होता है। दोनों के मध्य संबंध स्थापित तो होते हैं, किंतु प्रेम की पराकाष्ठा तक वे नहीं पहुंचते हैं। उन्हें एक बालक भी होता है, पर वह भी इन्हें जोड़ पाने में सहायक नहीं होता और वह सकीना के प्रेम में अपनी जीवन की सार्थकता समझने लगता है। पठानीन के विरोध करने पर वह अमरकांत शहर छोड़कर चला जाता है। इस बीच नैना, जो शांति कुमार के प्रति अनुरक्त थी, उसका विवाह एक विलासी पुरुष से हो जाता है। सुखदा भी अमरकांत के जाने के बाद अपनी गलतियों को पहचानती है और अछूत के मंदिर प्रवेश को लेकर हुई आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जेल चली जाती है। उधर अमरकांत भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जेल की सजा काटता है। उपन्यास का अंत जेल में ही संपन्न होता है। नैना की मृत्यु हो जाती है। सलीम और सकीना एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। अमरकांत और सुखदा भी खुशी खुशी एक दूसरे को अपनाते हैं। उपन्यास में यही मुख्य कथा है जो प्रासंगिक कथाओं के सहयोग से अपने अंत तक पहुंचती है। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है, ऐसा उपन्यास है जिसमें जो अमरकांत है वो गांधीवादी है। उसका मानना है कि गांधी जी ने जो जो विचार दिए हैं वो सही है और बिल्कुल सही रूप से काम करते हैं, 100% काम करते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन के समय हिंसा मत करो, बल्कि जेल को इतने आंदोलनकारियों से भर दो कि वो बाध्य हो जाए आपको छोड़ने के लिए। ठीक है, हिंसा मत करो लेकिन प्रतिवाद करो, जिससे जो अंग्रेज हैं वो आपको जेल में डालेंगे ही डालेंगे और उनका जेल एक दिन इतना भर जाएगा कि वो आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसी बात पर विश्वास रखते थे अमरकांत। इसीलिए इस उपन्यास के अंत होते होते कहानी के सभी पात्र जेल चले जाते हैं। अब देखिए, कर्मभूमि उपन्यास की नायिका, उसके बारे में कुछ दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नायक के बारे में, अमरकांत के बारे में भी कुछ दिया गया है। अब आता है प्रश्नोत्तर। अब आप देख सकते हैं ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं धन्यवाद दूंगी सविता महापात्र जी का, जो कि आप में से ही एक है, हमारे कोर्स में ज्वाइन किए हुए। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों का कंटिन्यूस मैसेजेस हैं जो कि मुझे आ रहे हैं और सर के पास भी जा रहे हैं कि हमें आई केयर से करवाइए। आई केयर का जो पब्लिकेशन है हिंदी टीचर का, उससे करवाइए। क्यों? क्योंकि सर ने अपने प्रमोशंस के वीडियो में बोल दिया है कि 70% क्वेश्चन आई केयर से आते हैं। तो आप सब लग गए आई केयर। कोई ज़रूरत नहीं है आई केयर को खरीदने की। और अगर मैं हिंदी का बात करूं
ठीक है, जो ये जो ICAR की SSB हिंदी टीचर की गाइड है उसकी बात करूं, उसमें सिर्फ ऐसे ही दे दिए गए हैं कि 3000 क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आप मेरे PDF में पा सकते हैं। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया है, अगर उसमें से आप सवाल करें तो कितना सारा है। और मैंने देखा है उस गाइड में कुछ भी नहीं है, कुछ सारांश नहीं दिया गया, ना ही किसी कवि के बारे में दिया गया। अगर आप लोग खरीदने के बारे में सोच भी रहे हैं तो मत खरीदिए, क्योंकि ये हमारा एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब हिंदी का। हिंदी के बहुत सारे बच्चों ने सर से किया है कि आपने बोला है 70% क्वेश्चन ICAR से आता है, तो हमें ICAR से भी करवाइए। तो सविता महापात्र जी आप में से एक है जो मुझे भेजे हैं PDF, ठीक है, और वो चाहते हैं कि इसको आपके PDF में इंक्लूड किया जाए। चलिए देखिए, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, उनका जन्म कौन से गांव में हुआ था, उनके पिता कौन थे, 4 नंबर प्रश्न। 5 देखिए, उन्होंने राइट कर लिया है, मतलब ये सब वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग भी पढ़िए जल्दी और आगे बढ़िए। उनकी सौतेली माँ का उनके प्रति व्यवहार कैसा था, स्नेहपूर्ण, खराब, अच्छा, श्रद्धापूर्ण। खराब था, इसलिए तो उनका वो बोल गए हैं कि खुद तो पापा जो पिताजी है खुद तो गिरे ही गिरे, मुझे भी गिरा दिया। वे उर्दू फारसी किससे पढ़ते थे, वे कहाँ प्रधान अध्यापक बने। अच्छा, ये जो है वे कहाँ प्रधान अध्यापक बने, ये उनका जो जीवन है प्रेमचंद जी का, उनके शिक्षा के बारे में जहां पर मैंने लिखा है वहां पर सब लिखा है, ठीक है। उनका देहावसान कब हुआ, यानी निधन कब हुआ। लखनऊ में उन्होंने संपादकता किया, किसका, माधुरी, आजकल, हंस और हिंदुस्तान। इन चारों में से किसका उन्होंने संपादन किया। उनका उपन्यास क्या है, उनकी कहानी का संग्रह क्या है। सुखदा की माँ कौन थी, ठीक है, किसके नेतृत्व में अमरकांत गांव की जांच पड़ताल के लिए गया। अमरकांत को कहां से असीम स्नेह व धन मिला। अमरकांत कैसा युवक था। इसमें अमरकांत के बारे में जो पूछा गया है वो सब मैंने कर्मभूमि उपन्यास का नायक अमरकांत, नायक के बारे में जो दिया है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं, पूछा गया है दुकान पर बैठने के समय उसकी किससे भेंट हुई। निर्धन बुढ़िया की पोती कौन थी। भिखारिन का नाम क्या था। सलीम कौन है। प्रो शांति कुमार द्वारा संचालित आश्रम क्या था। अमर को किसमें सदस्य चुना गया। उस इलाके का जमींदार कौन था। महंत ने क्या छोड़ने का आश्वासन दे दिया। महंत जी द्वारा छूट क्या थी। ये सब सवाल है, कुल मिलाकर 51 सवाल है, ठीक है, कुल मिलाकर 51 सवाल है, नहीं 55 है, और उसका आंसर है ये उसी ICAR से मिला है। अगर आप ICAR मेरे मना करने के बाद भी अगर ICAR खरीदेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी में आपको दे दूंगी। जिस तरह से ये PDF मैंने दे दिया है और आंसर दे दिया है, उस तरह से मैं दे दूंगी, उसी ICAR से आपको लाके दे दूंगी, अगर उसी से आपको पढ़ना है। कितना ICAR कर लिया, सर ने क्या बोल दिया, 70% आता है उसमें से। चलिए, आप लोगों का मान रखते हुए हम ICAR से भी दे देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि चारों ओर से जितना भी मिल पाए आप लोगों को दें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, आंसर है, और अगर इस आंसर में से कुछ आपको गलत लगे तो आप मुझे बताइए, मैं उसका निवारण बता दूंगी, मतलब क्या आंसर होगा बता दूंगी। अब देखिए, हमारे हिंदी के लिए कोई ग्रुप नहीं बना जिसमें आप और हम आपस में आमने सामने बात कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से आपका डाउट्स मेरे पास आ नहीं रहा है। कुछ ही बच्चे हैं, मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 10-11 ही बच्चे होंगे जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे साथ होगा, और बाकी सबका सर के साथ। तो मैं क्या करूंगी, हिंदी के लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दूंगी, कल बनाऊंगी, और उस ग्रुप का लिंक मैं आपके नोटिस बोर्ड के सेक्शन में दे दूंगी। उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और हिंदी के रिलेटेड जो मैं पढ़ा रही हूँ उस रिलेटेड मैं और कुनी मैडम भी वहां पर होंगे, दोनों से आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा समाप्त होता है कर्मभूमि उपन्यास। इसी तरह हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में एक ही उपन्यास या फिर कहानी, निबंध जो भी है उसको खत्म कर दें। धन्यवाद। आप सबका परीक्षा पास आने वाला है, जल्दी हो जाएगा, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिश्रम करिए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा।